आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, जो हमारे जैविक खेती में किसानों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनको सादर हम ससम्मान आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आए और हमारे योग आहार कार्यक्रम में अपना उद्बोधन दें और उद्बोधन देने के बाद हमारे किसानों की जो समस्याएं हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है 7:30 बजे तक अपना मार्गदर्शन दें और 7:30 के बाद फिर हम किसानों के सवाल और जवाब हो जाएंगे। तो सादर आमंत्रित करते हैं आदरणीय भुवनेश्वर राय जी को, जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हैं और आप झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट जैविक प्रमाणीकरण के करता धरता हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। आपको चाहेंगे कि आप आएं और अपना उद्बोधन जारी रखें। ओम। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। हम लोग पिछले 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं और काफी कुछ चर्चाएं हो चुकी हैं पोषक तत्वों पर, खासतौर से जो जैविक खेती हम करते हैं उसमें किस तरह से पोषक तत्वों का कार्यक्रम हो, किस तरह से हम पेस्टिसाइड, बायोपेस्टिसाइड का प्रयोग करें, मार्केट में क्या क्या मिलता है, हमारे जैविक खेती और प्राकृतिक खेती ये दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ सकते हैं, काफी कुछ चर्चाएं हम लोग कर चुके हैं। आज चूंकि इस योगाहार क्लास में एक से एक विद्वानजन जो प्राकृतिक वस्तुओं से निर्मित खाद के बारे में अपना चर्चा किए हैं, मुझे लगता है कि कहीं बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके जो हमारे किसान भाई जो काफी दिनों से कर रहे हैं और वो अपनी अपनी बात को इस सदन में रखे हैं। निश्चित रूप से हम सभी लोग जानते हैं आज क्योंकि जो मार्केट में बिकने वाला जैविक चीजें था उसके बारे में चर्चा होने के बाद आज मुझे लगा कि थोड़ा सा इस पर भी मैं भी चर्चा कर लूं, तो मैं डायरेक्ट उसी पर आता हूं। सबसे पहले मैं आज चर्चा करूंगा बीज उपचार से संबंधित कि बीज उपचार में क्या क्या चीजों से बीज उपचार हो सकता है, किस तरह से हम जैविक खेती या प्राकृतिक खेती में बीज उपचार करेंगे। तो उसमें आप कर सकते हैं जैसे कि हम कभी कभी 50 अंश सेंटीग्रेड पर के तापक्रम पर 20 मिनट तक गर्म जल में उपचार कर लेते हैं अगर अनाज का, तो भी उससे उपचार हो जाता है। एक ये भी विधि है। जैसा कि गौमूत्र से आप लोग करते भी आए हैं और तमाम इस पर चर्चा हुआ है, गौमूत्र में भी आप बीज का उपचार कर सकते हैं। बीजामृत के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि बीजामृत बना करके और उसमें हम बीज का उपचार कर लेते हैं, जिसमें 50 ग्राम गाय का गोबर, 50 ml गौमूत्र ले लें, 50 ml गाय का दूध ले लें, 2 से 3 किलोग्राम चूना ले लें और 1 लीटर पानी ले लें और इसको पूरी रात रखते हुए इसमें आप बीज उपचार कर लें। इससे भी हो जाता है। हींग से भी आपका हो जाता है। हींग 250 ग्राम में 10 किलो बीज का उपचार आप कर सकते हैं। गौमूत्र में हल्दी पाउडर मिला करके भी आप बीज उपचार कर सकते हैं। पंचगव्य से भी कर सकते हैं। 10 पानी सभी लोग बनाते हैं अपने बायोपेस्टिसाइड में, उससे भी आप उपचार कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा विरिडी से आप उपचार कर सकते हैं 5 ग्राम पर किलो बीज के हिसाब से। फ्लोरोसेंस से, सुडोमोनास फ्लोरोसेंस से अभी आप कर सकते हैं, इसमें भी 5 से 10 ग्राम पर किलोग्राम का बीज है। और जितने भी हमारे जैव उर्वरक हैं जैसे एजेटोबैक्टर, एजोस्पर्लम, पीएसबी, राइजोबियम, ये जितने हैं कल मैं इस पर काफी चर्चा किया था और इससे आप उपचार कर सकते हैं। मैं सीधे आज आता हूं कल के
चर्चा पर जो ये हुआ था कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें जैविक में हम उपयोग नहीं करते हैं, उस पर आज मैं कोशिश किया था कि इसका प्रेजेंटेशन कर दूं, लेकिन कुछ तकनीकी मेरे वहां इतना नेटवर्क का कमी है कि मैं जब जोड़ रहा हूं तो फिर एक ही चल पा रहा है, या तो मेरा मोबाइल चल पा रहा है या तो मैं प्रेजेंटेशन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से उसका पूरी सूची जो है आज मैं डाल दूंगा उसमें, तो आप लोग उस सूची को पढ़ लीजिएगा और इसको थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जैविक खेती में हम लोग यूज करते हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जिसका यूज नहीं करते हैं, जैसे कल काफी चर्चा हुआ था। क्योंकि मैं वही सूची अपने सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इतना नेटवर्क की कमी है कि वो लैपटॉप में धीरे धीरे लैपटॉप में मेरा हैंग हो गया है। फिर भी तो ये सारी चीजें हैं, जैसा कि आप अच्छा इसमें भी अब जितना भी आप लोगों ने ये सब चीजें जैविक कीट नियंत्रण निर्माण के लिए भी आपके बारे में कल काफी चर्चा हो चुका है। इसमें भी ब्रह्मास्त्र है, अग्नि अस्त्र है। अग्नि अस्त्र जो है ये जैसे कल चर्चा चला था, ये बड़ी सुंडियों और इल्लियों के लिए स्पेशली बड़ी अच्छा काम करता है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये बनाने की विधि क्या है। इसमें जो हम लोगों का लिखित किताब है अपना, जो पतंजलि की तरफ से दिया गया है, उसमें भी ये मेंशन है कि 20 लीटर गौमूत्र में उसमें आधा केजी हरी मिर्च कूट कर डाल लें, आधा किलो लहसुन डाल लें, नीम की 5 किलोग्राम पत्ती डाल लें और लकड़ी के डंडे से उसको एक बर्तन में उबालें, खूब उबाल लें। 4-5 घंटे उबालने के बाद 4-5 उबाल जब आ जाए, जब वो उबाल आता है फिर नीचे जाता है, इस तरह से काफी उबाल हो जाए, उसके बाद उसको उतार लें और 48 घंटे के बाद कपड़े से छान करके और 100 लीटर पानी में 2 से 2.5 लीटर इसको डाल करके फसल पर छिड़काव कर लें, तो जितनी सुंडियां वगैरह हैं ये स्पेशली ये खत्म हो जाती हैं। उसी तरह से ब्रह्मास्त्र है, सब लोग आप काफी इसके बारे में जानते हैं। तो ये भी जितने कीड़े हैं, सुंडियां हैं, ये सारी चीजें जो है 10 पर्णी अर्क में सब लोग आप भली बात परिचित हैं। फिर भी थोड़ा सा मैं इसमें बता दूं कि क्या क्या चीज प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पानी है, देसी गाय का गौमूत्र है, गाय का गोबर है, हल्दी पाउडर है, अदरक की चटनी है, हींग पाउडर, खाने का तंबाकू, हरी मिर्च, लहसुन की चटनी, नीम की पेड़ की पत्ती, करंज के पत्ते, अरंडी के पत्ते, बेल के पत्ते, आम के पत्ते, धतूरे के पत्ते, तुलसी की टहनियां, फूल पत्तों सहित, अमरूद के पत्ते, देसी करेले के पत्ते, पपीते के पत्ते, ये जितने हल्दी के पत्ते, अदरक के पत्ते, बबूल के पत्ते, ये जितने भी पौधे हैं, इसमें बस यही होता है कि ये जितने हमने नाम बताया, ये सबका जो है कम से कम इसमें अगर आप 10 वनस्पति डाल लें तो ये 10 पर्णी अर्क बन जाता है। 10 पर्णी इसीलिए कहते हैं कि इसमें 10 तरह की चीजें जो है डाल लें। जैसा कि हमारे आदरणीय डॉक्टर दुबे सर कहते हैं कि बहुत सीधी सी बात है कि वह पौधे की पत्तियां जो पशु या बकरियां नहीं खाती हैं, ये समझ लीजिए कि उसका जो है हम प्रयोग कर लें। उसी तरह से फफूंदनाशक वगैरह के बारे में तो काफी कल चर्चा हो ही चुका है। मैं अब सीधे उस पर आता हूं। चलिए, वो जो सूची है वो
मेरे सामने अभी नहीं आ पा रही है। मैं चाह रहा था कि सूची के माध्यम से आप लोगों को एक एक शब्द पर चर्चा हो जाए। एक मिनट। तब तक हम लोग चर्चा भी करते रहे, कुछ न कुछ चर्चा करते रहे। मैं देख रहा हूं कि कहाँ। आदरणीय आप संबोधनी से आप वो कर दें अगर सूची में डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जितना भी हम लोग सब लोग जानते हैं कि ये जितनी भी गाय का गोबर से लेकर के गौमूत्र वगैरह सब तो हम लोग जानते ही हैं। मुख्य रूप से जो कल चर्चा हो रहा था कि जैसे हम प्रोम बनाते हैं, क्या वो सब चीजें डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मेरा चर्चा कल इस बात पर आदरणीय रघुवीर जी से भी हुआ था। तो उनका ये कहना था, बाद में जब मैंने कहा था, उनका भी कहना था कि पहले तो ये सूची में था, लेकिन बाद में मैं देखा उस सूची से निकाल दिया गया था। जो सूची प्रोवाइड की गई है इसमें काफी किसान समूह का विपणन, एक मिनट, काफी चीज तो हम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ चीजों पर जो थोड़ा सा चर्चा होना था वही मुख्य रूप से था। थोड़ा सा नीचे आ गए। पुनियाल सर हैं क्या इसमें? रघुवीर जी हैं क्या? हाँ जी, हाँ। रावत सर हैं क्या इसमें? जी मैं रावत सर करना क्या था, क्या वो आपके पास है क्या? क्या? जो सूची मैंने भेजा था वो आपके सामने है क्या? पर अभी तो कंप्यूटर में होगी वो। अच्छा। हाँ, नहीं, पर मैं ये बता दूं, सूची तो डाल देंगे, सूची में डाल देंगे, इसमें डाल देंगे योगार में। हाँ जरा कल जो हम उसमें सूची में ना दो दो चीजें हैं उसमें तो लिखी हुई। एक तो परमिटेड है, जी आगे लिखा हुआ है ना परमिटेड, मतलब कि आप डाल सकते हैं। एक है रेस्ट्रिक्टेड। जी रेस्ट्रिक्टेड का मतलब ये होता है कि आप उसको डाल नहीं सकते हैं बिना परमिशन के। मतलब आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, जो सर्टिफाइंग बॉडी है जिससे आप सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, उससे पूछ के आप डाल सकते हैं। मतलब रेस्ट्रिक्टेड में ये होता है कि कुछ प्रतिबंध है उसमें, जैसे जैसे उसमें क्वांटिटी है, जैसे ये है बोर्डेक्स मिक्सर, ये अलाउड है। बोर्डेक्स मिक्सर जिसमें कॉपर सल्फेट और चूना मिला के बनाते हैं, लेकिन उसकी एक क्वांटिटी निश्चित है, इससे ज्यादा नहीं डालोगे पर हेक्टेयर। और क्या कहते हैं, इसी तरह सभी चीजों का, जैसे रॉक फॉस्फेट भी रेस्ट्रिक्टेड में आ रहा है। रेस्ट्रिक्टेड मतलब कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जैसे आप कह रहे थे कि ब्रोम ब्रोम जो है, तो ब्रोम भी अगर सर्टिफाइड नहीं है तो नहीं डाल सकते। मतलब अगर हमसे ने उसको किसी सर्टिफाइंग बॉडी से सर्टिफाइड नहीं कर रखा है तो नहीं डाल सकते। तो मतलब उसमें हमें सीबी से रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी भाई, कि आप क्या कहते हैं, बताइए हम इसको किस तरह से उसको प्रोसेसिंग करना पड़ता है। जैसे रॉक फॉस्फेट को अगर हम, हो सकता है वो ये बोलें कि आप इसको
जो आप खाद बना रहे हैं, फार्म यार्ड मैन्योर है जो आपका जो घर में, उसके साथ में इस इतने दिन तक रखेंगे या इसको लिक्विड फॉर्म में डालिए, या तो मेरा कहने का मतलब ये है। और तीसरा बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि अलाउड ही नहीं है, जैसे तंबाकू। धन्यवाद, धन्यवाद सर। तो मैं थोड़ा सा बस उसी के बारे में चर्चा करूं कि अनुमति किस चीज की है। मेरे सामने वो आ गया है जो सूची है, इसमें जैविक कृषि इकाई पर उत्पादित जो पदार्थ हैं जो आप अपने खेतों में उत्पादित कर लेते हैं, उसमें वो सारी चीजें हैं। इसमें फार्म यार्ड मैन्योर है, पोल्ट्री खाद है, जो मुर्गी पालन का खाद है वो है, घोल है, गौमूत्र है, फसल अवशेष जानते ही आप लोग, हरी खाद उसमें ही है, ये सारी अनुमति है। जितने भी फसल के अवशेष हैं जैसे पुआल और अन्य जो गीली घास होती हैं सब अनुमति है। जो कृषि इकाई के बाहर उत्पादित जो पदार्थ हैं जिसमें लकड़ी की छीलन मान लीजिए है, चूरा है, लकड़ी की छीलन वगैरह इसमें आ जाता है, ये भी अनुमति है इसकी, बशर्ते कि जो लकड़ी है वो अनुपचारित हो, माने उसमें कोई इस तरह का केमिकल वगैरह से ट्रीट ना किया गया हो, तो वो सारी चीजें इसमें है। जितने भी पौधों के अवशेषों से जो खाद बनता है वो सब आपका इसमें अनुमति है इसकी। फिर आप आगे चलेंगे तो ये खनिज पदार्थ में देख लें कि खनिज पदार्थ में क्या क्या अनुमति है। तो इसमें जो समुद्री शैवाल वगैरह है ये सारे की अनुमति है, कैल्शियम क्लोराइड की अनुमति है, प्राकृतिक मूल के कैल्शियम कार्बोनेट जैसे आपके चाक हो गया, चूना हो गया, मतलब चूना पत्थर जिसको आप बोलते हैं, जिप्सम हो गया और फास्फेट चाक हो गया, ये सारी चीजों की अनुमति है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड की अनुमति है, मैग्नीशियम सल्फेट की अनुमति है, जिप्सम की अनुमति है, मिट्टी में बेंटोनाइट, पेरलाइट और जियोलाइट ये जितनी मिट्टी होती हैं इन समूह की अनुमति है। साइलेज और साइलेज के अर्क इन समूह की अनुमति है, बशर्ते कि उसमें अमोनियम साइलेज न हो, अमोनियम साइलेज को छोड़ करके ये सारी अनुमति है। तो इतना तो आपका अनुमति है। इसके बाद जीवाणु में जैव उर्वरक जितने हैं उस सबकी अनुमति है, बायोडायनेमिक द्वारा तैयार जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जितने फर्टिलाइजर है सबकी अनुमति है। पौधों की तैयार और वनस्पतिकर को तो आप जानते ही हैं कि जितने भी पौधों से तैयार है वो और उसके अर्क सब अनुमति है। वर्मिक्यूलेट ये सबकी अनुमति है। अब जो है किस चीज की अनुमति नहीं है उस पर भी थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लें। तो उसमें आपका आ जाएगा जैसा कि कल चर्चा हुआ था और उस पे रावत सर ने बोल भी दिया, वो भी चीज अब प्रतिबंधित में कैल्शियम और मैग्नीशियम रॉक जो है इसका प्रतिबंधित है। फिर आप ये जितने भी चूर्णित चट्टान हैं जैसे मान लीजिए वो सारे रॉक फॉस्फेट, प्राकृतिक फॉस्फेट में जैसे रॉक फॉस्फेट ये भी प्रतिबंधित है।
और लेकिन अगर वही रॉक फॉस्फेट का अगर फैक्ट्री में जा करके जैसे क्रोम वगैरह बनता है वो आप कर लेते हैं तो वो हो जाता है। बोरान जो आपके सूक्ष्म जितने भी तत्व हैं जिसमें बोरान है, आयरन है, मैग्नीज है, मॉलिब्डेनम है, जिंक है, ये सारे जो है प्रतिबंधित हैं। अनुपचारित लकड़ी की राख, जैसे कोई ऐसी लकड़ी है जो उपचारित नहीं है और उसको आपने जला दिया, वो भी प्रतिबंधित है। पोटेशियम सल्फेट प्रतिबंधित है। एल्युमिनियम कैल्शियम फॉस्फेट प्रतिबंधित है। सल्फर प्रतिबंधित है। स्टोन मिल प्रतिबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टोन जहां ये गिट्टी वगैरह गिरता है वहां बड़े मिट्टी टाइप बन जाता है, वो सारी चीजें जिसमें हम लोग यूज करते हैं घरों में वो सारी प्रतिबंधित है। तो ये सारी चीजें जो है प्रतिबंधित हैं। तो ये एक सूची था जो मैं आप लोगों के सामने प्रदर्शित किया, इसको मैं डाल दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें कुछ चीजों पर अभी एक चीज और प्रतिबंधित, जैसे आप जैविक से संबंधित जो जैविक कृषि इकाई के बाहर उत्पादित होती है उसमें आप देख लें कि जैसे रक्त, कोई ऐसा रक्त से संबंधित भोजन है, मांस है, ये हड्डियां हैं, पंख वगैरह, ये जितने भी पशुओं के हैं इसको डायरेक्टली प्रतिबंधित किया गया है। और किसी भी कार्बन आधारित अवशोषक से बनित खाद्य, इसको भी प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा जो कारखाने से प्राप्त चीजें हैं, अगर जैसे आप गौमूत्र वगैरह यूज करते हैं लेकिन यही गौमूत्र अगर आपके फैक्ट्री में चला जाए, उससे कुछ बन जाए और उसका जो बाय प्रोडक्ट है, ये सारी चीजें प्रतिबंधित है। मछली वगैरह अगर ये भी आप डायरेक्ट सड़ा करके उपयोग करते हैं तो ये भी प्रतिबंधित है। जबकि आप देखे होंगे कि कुछ जैविक में मछलियों का भी यूज किया जाता है, तो वो आप डायरेक्ट उसमें किया जाता है, लेकिन अगर वो सड़ता है और फिर उसका आप यूज करते हैं तो वो इसमें प्रतिबंधित किया गया है। मानव मल बिल्कुल रूप से ये निषिद्ध किया गया है कि ये बिल्कुल रूप इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी सिंथेटिक एडिक्ट बिना माइक्रोबियल पौधे या पशु मलमूत्र बायोडिग्रेडेबल सामग्री के खाद्य और कपड़ा उद्योग से उत्पाद, मतलब जितने भी आपके कपड़ा उद्योग वगैरह से जो बायो प्रोडक्ट निकलता है वो भी सब प्रतिबंधित किया गया है। तो ये सारी चीजें इसमें प्रतिबंधित हैं। जो समुद्री शैवाल वगैरह है, ये भी पानी या जलीय एसिड या क्षारीय घोल के साथ भौतिक क्रियाओं के निष्कर्ष, तो ये जितने भी चीजें हैं ये सारी इस तरह से जो प्रतिबंधित हैं। तो ये इसकी सूची थी, मैं आपको फिर इसके बारे में डाल दूंगा, इसको आप अध्ययन कर लीजिएगा। हमारे ख्याल से ये सारा चीज आज क्लियर हो गया कि क्या क्या हमको डालना चाहिए, क्या क्या नहीं डालना चाहिए। अब मैं चाहूंगा कि इस पर अगर कोई चर्चा हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए कि हम लोग काफी कुछ चर्चाएं कर लिए। जी मुनीलाल जी। जी आदरणीय जी, हमारे विक्की भाई जी, आदरणीय मिस्टर मेहरा जी। जी सर, पिछले दिनों हमें किसी हमारे मुख्य अतिथि ने ये बताया था कि आप भिन्न भिन्न रंग के पत्थरों को इकट्ठे करके यदि उन्हें डिकम्पोज करते हैं डिकम्पोजर से, तो उसका उपयोग हम सूक्ष्म तत्व के रूप में कर सकते हैं।
तो ये प्रतिबंधित में आएगा अथवा सहमति में आएगा? जी, जैसा कि मुख्य अतिथि ने बताया कि जैसे पत्थर वगैरह पानी में डाल करके या एकदम महीन पीस करके उसके डस्ट बना करके, तो वो चीजें तो सर वो डिकम्पोजर में रख करके धीरे धीरे डिकम्पोज होता, ऐसा उन्होंने बताया था कि भिन्न भिन्न कलर के पत्थर आप ले आए और उनको एक टंकी में डाल दें और डिकम्पोजर डाल दें तो वो धीरे धीरे रिलीज होंगे। तो वो हमारे इसमें अनुमति में आएगा या नहीं आएगा, ये प्रश्न है सर। इसमें जी जी ये जो पत्थर का भी है ना, ये डायरेक्ट इसका चूरा भी प्रतिबंधित नहीं कह सकते हम। दो मैंने कहा उसमें दो टर्म है, एक है परमिटेड माने अलाउड है, दूसरा है पर रेस्ट्रिक्टेड। तो ये रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आता है। तो जैसा आप कह रहे हैं ना, वो सही कहा उन्होंने। डिकम्पोज करके कोई भी चीज डिकम्पोज करके या प्रोसेस करके आप डाल सकते हैं। लेकिन इसमें जो नियम है वो ये है, जैसे सर्टिफिकेशन कर रहे हैं हम, तो सर्टिफिकेशन बॉडी से बात करके उनसे पूछ के वो बताएंगे। और हो सके अगर आगे आप बिल्कुल सर्टिफाइड तरीके से कर रहे हैं तो परमिशन लेनी पड़ती है कि इसको किस तरह से डालें। तो वो बताएंगे। फर्मेंटेड, नॉर्मली सभी फर्मेंटेड चीजें अलाउड है। फर्मेंटेड मतलब ये एनओपी के नॉर्म के हिसाब से फर्मेंटेड होना चाहिए। कोई भी चीज अच्छी तरह से डिकम्पोज होनी चाहिए, फर्मेंटेड होनी चाहिए, तब डालनी चाहिए। यानी जैसे डिकम्पोजर वर्मी भी कंपोस्ट है, परमिटेड? पर परमिटेड नहीं है ये। मतलब ये जो बोला उन्होंने ना डिकम्पोज करके, वो सही बोला है। नहीं, पर वो कह रहा है वो डिकम्पोजर में। तो अभी अभी तो ये पता लगा कि डिकम्पोजर के भी कुछ प्रतिबंधित किया क्या है, कुछ हाँ हाँ, स्पष्ट नहीं। वो उसमें तो पता नहीं। ये वेस्ट डिकम्पोजर तो पता नहीं। वो तो नाम इसमें नहीं है। लेकिन है वो माइक्रोबियल प्रिपरेशन है ना। तो माइक्रोबियल प्रिपरेशन अलाउड है जी नॉर्मली। जी तो जी। माइक्रोबियल प्रिपरेशन वो अलाउड है। ये उसको उनको चाहिए वैसे कि वो उसको सर्टिफाइड करे। क्या होता है कि जो भी नया प्रोडक्ट बनता है, इसीलिए तो उसमें ये प्रावधान है कि कोई भी नया प्रोडक्ट जो कि मार्केट में ब्रांडेड है, नाम से आ रहा है, उसको आप सर्टिफाई कर दें। तो सर्टिफाई में क्या होता है कि वो सर्टिफाइंग बॉडी के कुछ वो उसको देखते हैं प्रोसेस को, कि कैसी प्रोसेस से, किस प्रोसेस से ये इन्होंने बनाया है, उसमें कुछ पर्यावरण के लिए कुछ घातक चीजें तो नहीं है। और फिर वो बोलते हैं हाँ ये सर्टिफाइड है, तो फिर वो सर्टिफाइड प्रोडक्ट हो जाता है। तो सर्टिफाइड प्रोडक्ट कोई भी आप डाल सकते हैं। अब जैसे नीम का ऑयल है, वो अलाउड, वो रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन नीम का अर्क जो है परमिटेड है। नीम की पत्ती का अर्क, उसके बीजों का अर्क, ये अलाउड है, सीधा लिखा हुआ है। लेकिन नीम भी रेस्ट्रिक्टेड में है। इसका मतलब ये नहीं कि नीम अलाउड नहीं है। नीम अलाउड है, पर एक निश्चित मात्रा उसमें होगी कि इस मात्रा से ज्यादा आप नहीं डालेंगे, या इस टाइम से, या सिर्फ एक ही स्प्रे करेंगे, इस तरह का होगा। और ये बताएगी सर्टिफाइंग बॉडी कि आपको क्या करना है। तो रेस्ट्रिक्टेड बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें रेस्ट्रिक्टेड बहुत सारे आइटम है। उसमें तो जो हमारा गोबर है, कच्चा गोबर रेस्ट्रिक्टेड है। तो कच्चा गोबर नहीं डाल सकते हैं आप, है ना। जैसे कई लोग डालते हैं अगर सर्टिफिकेशन में है। फर्मेंटेड मतलब जैसे हमारा जीवामृत फर्मेंटेड है, इसलिए वो उस पे ज्यादा वो नहीं क्वेश्चन नहीं उठता है। तो जो भी चीज फर्मेंटेड है वो नॉर्मली अलाउड होती हैं, और सर्टिफाइंग बॉडी भी बोलती है कि फर्मेंटेड है ये। तो जैसे पत्थरों का कार्य है वो फर्मेंटेड है। जी जी जी। मैं स्टोन मिल की बात कर रहा था कि वो जो है जैसे जहाँ पे आप पत्थर वगैरह तोड़ते हैं तो उसके चूर्ण जो है वो कुछ लोग मिट्टी के रूप में डालने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज नहीं डालना चाहिए, वो प्रतिबंधित किया गया है।
जी और आगे और भाई जी, और हमारे शरद भाई। था 1-2 महीने पहले कि जैसे सरसों से माइकाजा की कमी हो जाती है और वो बहुत हमें उपयोगी रही थी, तो उसके विषय में और किस चीज से क्या चीज की कमी हो जाती है, जैसे फसल लगा, वो रावत साहब ने एक बार बताया था तो बहुत उपयोगी रही थी कि जो अपन सरसों लगाते हैं उसमें माइक्रो राजा की कमी होती है कि प्रकाश आवाज कट रही है शरद जी आपकी, आप नेटवर्क में नहीं है। आज बारिश बहुत हो रहा है। जब आई आवाज। हेलो जी बोलिए। सर, ये सरसों में जैसे सरसों रावत साहब ने बताया था एक बार हमें कि जो सरसों की फसल लगाते हैं तो माइक्रो राजा की कमी हो जाती है, तो ऐसी कौन सी फसलों से क्या क्या कम हो जाता है, इसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालने का था। ये सरसों वर्गीय पौधे बोला मैंने, जैसे गोभी भी आता है उसमें, सलजम आता है। सरसों वर्गीय जो पौधे हैं, इसको जब हम लगाते हैं खेत में तो उसमें माइक्रोराइजा सपोर्ट नहीं करता है, मतलब उसकी जड़ों में माइक्रोराइजा सपोर्ट नहीं करता है, वो रहता ही नहीं है। अगर डालोगे भी तो वो पनपेगा नहीं। अच्छा, तो जी जी जी। हाँ, वो पनपता नहीं है, वो खत्म हो जाता है। तो जब हम किसी खेत में सरसों लगाते हैं पूरे खेत में, तो उसमें जो माइक्रोराइजा पहले से था वो जी सर। उसको सपोर्ट नहीं करता है, तो वो खत्म हो जाता है। तो जब हम जी दूसरी फसल लगाते हैं, जैसे आलू बहुत ज्यादा सेंसिटिव है माइक्रोराइजा के लिए, और सारी फसलें लगभग उसमें, जैसे मैंने कहा था कि ये अलसी का होता है, जो फ्लैक्स सीड होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। अगर इसको लगाएंगे उसके बाद तो ये एकदम फसल डाउन हो जाएगी। तो और लगभग सारी फसलें, इसके अलावा सरसों वर्गीय छोड़ के दुनिया में सारे पेड़ पौधे, फलदार पौधे या जंगलों में जो भी पौधे, सबकी जड़ों में माइक्रोराइजा होता है, ये जी नेचुरली। और ये माइक्रोराइजा हमारे पौधों की जड़ों में के आसपास भी नेचुरली होता है, लेकिन हमने उसको मार दिया है केमिकल से, तो उससे काफी फर्क पड़ा है। तो ये क्योंकि उससे ज्यादा सेंसिटिव है वो, तो उसको डालना पड़ता है। अगर उसको हम डालेंगे बाहर से तो फिर वो जो माइक्रोराइजा उस खेत में फिर पनप जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये था। दूसरा तो मैंने सर जो हमारे विधि बताई थी कि आप माइक्रोराइजा को कैसे आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, तो ये साइंटिफिक विधि है, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ कि अपनी मर्जी से। इसमें अमेरिका में काम हुआ है। वो कोई भी पौधा, जैसे हमारा नेपियर ग्रास की जड़ में बहुत अच्छा माइक्रोराइजा होता है, जी तो जितने भी हमारे धान गेहूं, इसमें हम उस माइक्रोराइजा को डाल दें, उसके जड़ के आसपास की मिट्टी को हम उस उस खेत में या अपने खाद के साथ मिला के उसको छिड़क के उसकी माइक्रोराइजा को बढ़ा सकते हैं। ये गोबर तो की खाद सारी में भी जड़ों बढ़ा में सकते होता हैं। है जी। और सर ये माइक्रोराइजा में भी थोड़ा सा वेरिएशन होता है, जैसे हर चीज में होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो माइक्रोराइजा उड़द की दाल की जड़ के आसपास होता है वही जो है तोर की दाल की जड़ में काम करेगा। तो ये थोड़ा प्लांट स्पेसिफिक भी होता है स्ट्रेन। तो ये हम कोशिश करते हैं कि जैसे तोर के जड़ों में जो माइक्रोराइजा है जी सर। उसको हम वहीं से उठा के, उसको मैंने कहा था ना कि उसको एक एक पॉट में रख के, एक जी गमले में रख के हम उसकी जड़ों के आसपास का जो बारीक बारीक जड़ें भी उसमें मिली होती हैं उसको रख के फिर हम उसमें वो ही पौधा उगाए बीज से। और उस पौधे को क्या कहते हैं, कहीं पे रखें। ऑफ सीजन की बात कर रहा हूँ मैं,
उसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे वो मरे नहीं, और फिर उसमें फिर वही माइक्रोराइजा फैल जाता है, फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जी सर, बहुत उपयोगी जानकारी सर, थैंक यू। आदरणीय मधुसूदन जी कुछ कहना चाहते हैं? आप अनम्यूट हैं। मधुसूदन चौहान जी कुछ कहना चाहते हैं? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, आपको म्यूट कर देते हैं। और किसी भाई का कोई सवाल हो, सादर आमंत्रित है। आदरणीय अजीत कुमार सिन्हा जी, सादर आमंत्रित है आप। अभी जो माइक्रोराइजा के बारे में जो बात की है, जैसे उसको सिर्फ एक गमले से फिर उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उस बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे सर। हाँ, मैं वो ऐसा जैसे अब गमले में रख दिया, अगर थोड़ा आपकी जमीन ज्यादा है तो 3-4 गमले रखने पड़ेंगे, तो उसमें वो फैल जाता है वो गमले में ना। फिर आपको उसको गोबर के साथ मिला के पूरे खेत में डालना है, खेत प्रिपरेशन, लैंड प्रिपरेशन की समय, जब हम अपने पहले तैयारी करते हैं खेत तैयारी, उसको गोबर के साथ, अब सपोज वो तो 5 किलो है या 2-3 किलो है, वही पूरी मिट्टी, वो गमले की मिट्टी, उसको आपको मिला के क्या कहते हैं, करीब करीब 1 कुंटल या 50 किलो करके फिर तभी पूरे खेत में फैलाएंगे। और क्योंकि ये धूप में नहीं सूखना चाहिए, तो तुरंत डाल के मिट्टी में मिल जाना चाहिए। तो जैसे ही हमने उसको डाला तो उसको मिट्टी में मिलना चाहिए। अगर आप गोबर की खाद डालें तो उसी के साथ मिला दो, फिर वो सेफ रहेगा। फिर उसको तुरंत धूप में नहीं सूखना चाहिए, फिर वो मिट्टी के अंदर चला जाना चाहिए। बस यही प्रक्रिया है उसकी। सर ये गोबर जो कंपोस्ट है वो यूज करेंगे, या फिर जो उपले बने हुए जैसे ट्राइकोडर्मा को हम लोग ये करते हैं, उसको ग्रो करते हैं, गोबर के कंडे को पानी में भिगा करके फिर उसके ऊपर डाल करके और फिर उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, वो सेम प्रोसेस इसमें भी काम करेगा माइक्रोराइजा में भी? माइक्रोराइजा नॉर्मली ड्राई फॉर्म में आता है, तो मुझे इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है, पर मुझे लिक्विड फॉर्म में ना करके इसको सॉलिड फॉर्म में मल्टीप्लाई करें। मतलब जो हमारी डिकम्पोज गोबर है, जो बढ़िया गोबर की खाद है उस, या वर्मी कंपोस्ट है, उसके साथ हम इसको मिला के खेत में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। भगवान दास कुशवाहा जी। जी आदरणीय ओम। ओम आदरणीय, आ रही आवाज? ओम। जी जी, माइक्रोराइजा का जो बहुत बढ़िया बताया, और अपना जो न डाल पाए तो अपना पतंजलि का भी तैयार आता है माइक्रोराइजा पोषक के नाम से, तो उसको अपन डाल सकते हैं और बहुत बढ़िया रहता है। मैं उसी का उपयोग करता हूँ। वो उससे जड़ें हमारी कई गुनी, पौधे की कोई भी पौधा हो, धान में डालता गया हूँ मैं, सब्जी में कई गुनी हो जाते हैं, तो वो अपने जमीन से जो पोषक तत्व हैं उनको खींचने में सहायता होती पौधे को, और मजबूत होता, पैदावार करती है। बहुत अच्छा हाँ, काम इसमें सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, उससे सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। जी आदरणीय, मैं तो हाँ, वैसे ही डाल देता हूँ रोम के साथ मिला के, बहुत बढ़िया काम करता है। और जो केमिकल करता हूँ उसमें भी डाल देता हूँ उसको, बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। जी आदरणीय, ओम ओम। धन्यवाद। आदरणीय हमारे डीडी शर्मा जी केवीके से जुड़े हैं, मैं हिमाचल प्रदेश से, मैं उनका सादर स्वागत करता हूँ। वो यहाँ और वो अपनी बात रखने का कष्ट करें। डीडी शर्मा जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो सादर आमंत्रित हैं आप। सुबह का सभी को मेरा नमस्कार। ये जो आजकल की मौसम है, इस मौसम में बहुत ज़्यादा खरपतवार, खास करके हिमाचल प्रदेश का जो मैं ज़्यादा यहीं की बात करूँगा, यहाँ हमारे पास बहुत ही अभी बारिश हुई है और
हिमाचल प्रदेश के जो ऊपरी इलाके मध्य क्षेत्र है, वहाँ आजकल सब्जी उत्पादन का काम चल रहा है। सोलन जिले में टमाटर, शिमला मिर्च और अन्य जो आजकल की फसलें हैं, उसमें लोगों को बहुत परेशानी हो रही है कि किस प्रकार से वो जैविक विधि से जो नियंत्रण हमारे किसान भाई कर रहे हैं, कोई ऐसा आजकल बाजार में इस तरह की कोई दवाइयाँ या उनके लिए कोई ऐसा कोई तकनीकी जानकारी की अभी अभाव है। तो क्योंकि ये जो टमाटर की फसल है, शिमला मिर्च की फसल है, ये सारे आजकल बीज जो है हाइब्रिड है। हाइब्रिड बीज में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है हमारे पोषक तत्वों की आपूर्ति किस तरह से की जाए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारी बैक्टीरियल जो इसमें बीमारियां हैं, व्याधियां हैं, वो सबसे ज़्यादा किसानों को बहुत ही ज़्यादा इसमें परेशानी आ रही है। जैसे ही बरसात का मौसम आता है, किसानों को जो है, पहले तो इस साल गर्मी भी ज़्यादा रही, गर्मी का ज़्यादा प्रभाव रहा। गर्मी और दोनों जो आपका ह्यूमिडिटी है, उसके समावेश में ये जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा पनपता है और इससे जो है पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो किसानों को जो भी विधियां अपना रहे हैं, ये प्राकृतिक खेती की, जैविक खेती की कोशिश कर रहे हैं किसान, और जो केमिकल ट्रीटमेंट है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, वो आजकल इतने ज़्यादा पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं कि किसानों को उससे सिवाय कोई भी दूसरा विकल्प नहीं मिलता। आप सुन रहे होंगे कि आजकल मंडियों में, हिमाचल की मंडियों में, चंडीगढ़ की मंडियों में और दिल्ली की मंडियों तक जो है टमाटर और शिमला मिर्च की आवक बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके साथ साथ उन्हें उचित दाम भी नहीं मिल पा रहा है। मैं जहाँ भी, कल भी हमारा पूरी चर्चा एक की मीटिंग में था, मैं वही चर्चा कर रहा था, ये मंडी बोर्ड की मीटिंग थी। उसमें बड़ी से बड़ी समस्या है किसानों की मंडीकरण के लिए कोई भी ऐसा सरकार या कोई ऐसा कंपनियां नहीं आगे आ रही जो किसानों की हित की बात करें। अब आप बताएं, 25 किलो की क्रेट जो है किसान मात्र 200 रुपए, 8 रुपए के हिसाब से प्रति किलो उसका बिक रहा है, जबकि उसकी जो उत्पादन कॉस्ट है, उसकी कीमत है, वो इससे बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो यही कहता हूं कि सरकार ने जो बीमा योजना चलाई है, वो प्राइस इंश्योरेंस जब तक सरकार नहीं देगी तब तक छोटे छोटे मझौले किसानों को जो सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, फल उत्पादन कर रहे हैं और अन्य जो सब्जियां बिल्कुल एक दिन में ही मार्केट में पहुंचाना होता है, उसको अगर उसका उचित दाम नहीं मिलेगा तो वो किसान जो है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है, जो उसने खादें डाली है, उसमें जो आपकी छिड़काव किया है, उसकी जो लेबर कॉस्ट है, वो बिल्कुल ही माइनस में जा रही है। तो पहले तो लोगों को अच्छा दाम मिला, 1000 रुपये क्रेट भी मिली, 1400 भी गई, लेकिन जैसे ही आपका बेंगलोर का जो टमाटर है वो चंडीगढ़ तक आ गया, दिल्ली तक आ गया, तो जब भी गलट आता है तो उस गलट के दौरान जो किसानों को परेशानियां हो रही है, उसमें सरकार द्वारा जो ये प्राइस इंश्योरेंस जो उसकी होनी चाहिए कि अगर आपका 5 रुपए किलो से कम आता है तो उसका कुछ इंश्योरेंस का कोई प्रावधान सरकार करें, तभी हमारा ये छोटा किसान, मझौला किसान, जो छोटे छोटे खेतों से दिन रात मेहनत करके
अपना उत्पाद मंडी तक पहुंचाता है। और आज देखिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हो गई है, और कलेक्शन सेंटर नज़दीक नहीं है। 40, 50, 20, 30 किलोमीटर जब वो एक अपनी क्रेट लेके जाएगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उसमें आ जाती है, कम से कम 50 रुपया तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है जनाब। आप सभी जो यहाँ बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक है, बहुत ज़्यादा इसमें, और दूसरे जो विशेषज्ञ हैं, ये भी सरकार के सामने मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि ये जो इंश्योरेंस कॉस्ट इंश्योरेंस है, प्राइस की इंश्योरेंस है, ये अगर सरकार हर सारी खास करके सब्जियों और फलों में दे, छोटा छोटा उसका कीमत उसको मिले, तो शायद किसान हमारा जो बहुत मेहनत कर रहा है अवश्य ही उसमें उसको लाभ मिलेगा। और एक निर्णय और भी सरकार ले, जो हमारे ये प्राकृतिक खेती के से उत्पाद आ रहे हैं या जैविक खेती से आ रहा है, उसकी अलग से मंडियों में उसका विक्रय हो। तो मेरा तो यही सुझाव है कि आने वाले समय में जो बात पहले से कर रहे हैं कि किसान ग्रुप बनाए, अपना उत्पाद मंडियों तक पहुंचाए, और उसका वर्गीकरण हो कि आज ये केमिकल द्वारा तैयार किया हुआ है, जैविक विधि द्वारा तैयार किया हुआ है। उसका जब तक वर्गीकरण, जो मैं शुरू से यही बात कह रहा हूँ, तो वो किसान तभी उसका अपन बच पाएगा, अदरवाइज उसके पास कोई भी दूसरा विकल्प नहीं रहेगा कि खेती बाड़ी छोड़े और वो अपना कोई मजदूरी कर लें। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि किसानों को सरकार, जब तक इसमें सरकार ये पहल नहीं करेगी, अब आपका बीमा जो फसल बीमा है, फसल बीमा कहाँ तक है कि जी आपका फसल तैयार नहीं हुई, बीज नहीं जमा, और दूसरे जो इन्होंने कैटेगराइज की है फसल बीमा के लिए, उसमें मेरा सुझाव यही रहेगा कि प्राइस इंश्योरेंस भी उसमें इंक्लूड की जाए। तो आज के बारे में मैं इतना ही मेरा वक्तव्य है। आप सभी आज और कल कई बहुत अच्छी चर्चाएं हो रही है, और जो ये कल से आज तक भुवनेश्वर जी ने ये आपको पोषक तत्व और किस तरह से उसके फसलों में जैविक विधि को अपनाना है, जिससे कि एक नई तरह के आयाम किसान अपनी खेती बाड़ी में जोड़े। तो आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय शर्मा जी। आपने लगातार इस युगहर कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन सुझाव देते हैं और सहभागी बनते हैं। आपके पुरुषार्थ को नमन करता हूं, आपके विचारधारा को नमन करता हूं। आदरणीय दिनेश जी श्यामपाल जी आसाम में इसी कार्यक्रम में लगे हुए हैं, मैं आपके पुरुषार्थ को नमन करता हूं। अगर आप नेटवर्क में हों तो आप सादर आमंत्रित हैं। जी सादर प्रणाम। आदरणीय सदस्यों को नमन। अब मैं इधर आसाम की तिनसुकिया से कुछ दूर पे हूँ, और इधर अभी मैंने कोशिश किया है कि मैं नेटवर्क में रहूं। असल में नेटवर्क अभी जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे है नहीं, और मैं कुछ समय रहने वाला हूँ, तो शायद कुछ दिन में एक मुहैया किया जाएगा, यहाँ से एक केबल यहाँ तक आएगी। मैं इन्हीं कार्यों को लेकर के जो मैं योगाहार से सीख रहा हूँ उसको आगे बढ़ाने के लिए एक मौका मिला है कि मैं आसाम में इन कार्यों को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे, प्रयोग के तौर पे आगे बढ़ाऊं। जैसे कि आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय भुवनेश्वर राय जी ने अपनी बातें रखी, साथ में रावत जी ने बातें रखी। आदरणीय हमारे जो अतिथि हैं 2-3 दिन से जो रख रहे हैं, तो उन्हीं बातों की आवश्यकता यहाँ पे भी मुझे दिख रही है। और क्योंकि एक चाय बागान है बहुत बड़ा सा 3000 एकड़ में, तो उसका जो एक पार्ट है जिसमें लोग कभी कभार थोड़ा सब्जी उत्पादन कर लेते हैं और फलों का उत्पादन कर लेते हैं, तो यहाँ भी बहुत केमिकल वगैरह यूज करते हैं। और मिट्टी वैसे यहाँ की बहुत फर्टाइल है, लेकिन केमिकल्स की वजह से वो काफी परेशानी झेल रही है, कष्ट झेल रही है। तो एक तो ये मुद्दा रहा। दूसरा, यहाँ पे मुझे थोड़ा अध्ययन
जो सोशल और कल्चरल इश्यूज हैं और उन जो संस्कृति है उसको समझने का और पढ़ने का है। तो 2-3 बातों को लेकर मैं यहाँ पे प्रवास पे हूँ और बीच-बीच में मैं जुड़ पा रहा हूँ, पूरी तरह से नहीं जुड़ पा रहा हूँ, लेकिन आशा है कि कुछ दिन में मैं फिर से आपके सभी के साथ आऊँगा। और यहाँ पे एक बात बता दूँ, डॉक्टर डी शर्मा जी ने एक मुझे मैसेज दिया था कि जो हमारे भारतीय किसान संघ के जो अध्यक्ष हैं वो जल्दी ही जुड़ेंगे हमारे योगाहार कार्यक्रम में। कल मैंने उनसे बात करी, तो शायद मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी से उनका नंबर भेजूंगा, तो वो भी हमारे कार्यक्रम से जुड़ेंगे। वो राजस्थान से हैं। तो अभी तो मैं यही बात कह सकता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ पा रहे हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं, आप इसी पुरुषार्थ में लगे हुए हैं दिन रात। आपके पुरुषार्थ को नमन। हमारे बहुत ही वरिष्ठ वैज्ञानिक और मार्गदर्शक परमादरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी महाराष्ट्र से, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। आवाज डायरेक्टर साहब तक अभी शायद नहीं पहुंच रही है। जी स्वागत है। हेलो हेलो सर स्वागत है आपका, मार्गदर्शन चाहेंगे। जी मुन्नीलाल जी, आपने बहुत सही समय पे हमको आमंत्रित किया, धन्यवाद। अभी जो किसान भाई बोल रहे थे कि छोटे किसानों की जो समस्या है, शिमला मिर्च के बारे में और बाकी जो बोल रहे थे कि उत्पादन खर्चा भी नहीं निकलता और ऐसे में हम क्या करें। पहले तो महंगे बेचे जाते हैं और बाद में लागत खर्चा भी नहीं निकलता। बिल्कुल यही सब समस्या है, सिर्फ सब्जियों के बारे में नहीं, सभी अनाजों के बारे में और फलों के बारे में भी। और इसका उपाय एक ही है कि हम क्या करते हैं, आमतौर पर जो लाखों करोड़ों किसान कि हम अपने मन से उगाते हैं और उगाने के बाद फिर बेचने जाते हैं, हमको मार्केट का पता ही नहीं होता। एक्चुअली होना चाहिए उल्टा, कि मार्केट में क्या बिकता है क्या नहीं है और उसकी गारंटी प्राइस हमको मिले। बस यही बात थी जो 3 कृषि कानून लाए थे कि इसके लिए कंपनियां बनाई जाएगी जो किसानों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्योंकि छोटे 2-4 छोटे किसानों के लिए ये संभव नहीं है कि मार्केट के लिए वो प्रोड्यूस लेके जाए। हाँ, एफपीओ के लिए है, अगर कोऑपरेटिव है 100-200 किसानों की, उनके लिए ठीक है। तो एक तो कोऑपरेटिव बननी चाहिए, कोऑपरेटिव के जो भी सीईओ होंगे वो तय करेंगे कि भी मार्केट में कहाँ पे क्या रेट है, उस तरह से अपने जो सदस्यों को बोलेंगे कि भी हाँ ये इतने इतने मात्रा में उगाओ। तो जैसे कि भी एक केली उत्पादक संघ होता है, अंगूर उत्पादक संघ होता है, ऑरेंज उत्पादक संघ होता है, इस तरह से अगर बड़े संघ बनते हैं, एफपीओ बनते हैं, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन हम इंडिविजुअल अगर किसान, छोटे जो किसान सीमांत किसान है, वो अपने मर्जी से कुछ भी लगाएंगे और बेचेंगे, तो उनका हाल ऐसे ही होगा जो हम सब लोग भुगत रहे हैं। तो इससे बाहर आने का एक ही रास्ता है कि मार्केट में क्या चाहिए इसका पहले आकलन हो। इसीलिए मोदी जी ने जो कानून लाया था उसकी अच्छाई यही थी कि कई कंपनियों को यह प्रावधान किया जाए, कंपनियां तय करेंगी अपने सदस्यों को कि भाई हाँ 1 एकड़ सब्जी लगाओ, 1 एकड़ फल लगाओ, 1 एकड़ चारा लगाओ। इस तरह से वो आवंटन करेगी, उसकी गारंटी कंपनी देगी, घाटा भी होगा नफा भी होगा। तो मतलब उसमें किसान का घाटा होने की बात ही नहीं थी, उसमें प्रोक्योरमेंट प्राइस भी पहले तय होंगी, ये बात थी कि ये भाव पे होगा करके। और अगर मुनाफा मिलता है 1% के बाद में, तो उससे बोनस भी देने की बात थी। यही तरह से हमको चलना पड़ेगा। जैसा मैंने 2 दिन के पहले भी भाषण में बोला है कि किसान कानून के नाम से जो चीजें हट गई वो हट गई, लेकिन किसान के फायदों की जो बातें हैं उसके लिए हमको अपने रास्ते ढूंढने ही पड़ेंगे। हमको बोलना ही पड़ेगा कि हाँ इस तरह से कंपनियां बनाने का प्रावधान हमको दो, हमें स्वतंत्रता दो, हमें इस तरह से मार्केट ओरिएंटेड जो प्रोग्राम्स है वो करने की बात दो। और बुनियादी बात जो मैं फिर से दोहराता हूँ कि हम कुछ भी नहीं उत्पाद करें और उसको मार्केट में बेचे, ये फार्मूला हमको बदलना ही पड़ेगा। नहीं तो यही बात होती है सोयाबीन के साथ में, यही बात होती है तुअर के साथ में, मूंग के बारे में हजारों एकड़ पे हम जो चाहे वो उत्पाद कर देते हैं और फिर मार्केट में वो जो बिचौले होते हैं या एपीएमसी के
व्यापारी होते उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते भी, कुछ भी करो, हमारा ले लो, हमारा ले लो। ये धारणा, ये अवधारणा जो है, ये जो फार्मूला है, ये हमको बदलना ही पड़ेगा। जो एश्योर्ड बेचा जाएगा वो एश्योरेंस के आधार पे ही हम उत्पाद करें तो निश्चित रूप से घाटा नहीं होगा। या इस तरह के जो भी प्रावधान है, चाहे एफपीओ हो, कोऑपरेटिव हो, गवर्नमेंट से मांग करनी हो, हमारे आमदार खासदार जो है उनसे निवेदन देना है कि भाई इस तरह की व्यवस्था बनाओ। बाकी इसके अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, और इसके लिए जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। 2-4 किसानों ने 10 जगह पे बात करके इसमें से कोई चारा निकलने वाला नहीं है। ये एक इस तरह से एक मॉब प्रेशर जिसको बोलेंगे, मॉब प्रेशर जनता जो विधायक है, संसद सदस्य है, यहाँ तक आना चाहिए कि हाँ भाई ये मांग है, ये अगर हम नहीं करेंगे तो ये मतलब बात होने वाली नहीं है। और सौभाग्यवश आज वहां पे मोदी जी जैसा नेता जिसके मन में किसानों के प्रति हमदर्दी है, ऐसे बैठे हैं। ऐसे में अगर हम लोग खाली बैठे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हमको खुद को मोटिवेट होना है, और राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तरफ हमारा प्रेशर ग्रुप जाना चाहिए। हम उस समय भी बोल रहे थे कि जब कृषि कानून आए थे कि कृषि कानून को विरोध करने वाले 3 राज्य थे, और बाकी जो 20-25 राज्य वाले किसान क्या करते थे, हाथ पे हाथ लेके बैठ गए थे। अगर उस समय भी अगर हम बाहर में आ जाते और अपना मॉब प्रेशर बता देते कि हाँ हमारे ये एडवांटेज के लिए है, उपयोग के लिए है, और अपना अगर 20-25 राज्यों का प्रेशर बढ़ जाता तो कानून वापस जाते ही नहीं। तो कम से कम आज मौका है, कानून की बात छोड़ दो, लेकिन उसके जो अच्छे प्रावधान हैं उनको शामिल करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए आज तो भी हमने, इसके बाद तो भी हमने मौका नहीं छोड़ना चाहिए। इसी वाणी के साथ में मैं मेरे शब्दों को विराम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आपका मार्गदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इस योगा कार्यक्रम में। और मैं आदरणीय टोलीचंद जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखने का कष्ट करें। इंजीनियर टोलीचंद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो सादर आमंत्रित हैं। शायद मेरी बात नहीं पहुंच रही है। मैं आदरणीय कुलदीप उनियाल जी उपस्थित हैं सदन में, मैं चाहूंगा कि आप भी 2 मिनट का अपना उद्बोधन रखने का कष्ट करें। जी। ओम सभी को ओम। और आज बुद्ध पूर्णिमा की सभी महानुभावों को जो है मेरी तरफ से शुभकामनाएं। हमारे लगातार 2-3 दिन से जो हम चर्चा कर रहे हैं जैविक खेती के सिद्धांतों पे, एक तरह से खास तौर पे कि हमें किस तरह से जैविक खेती को हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक आयाम है हमारे लिए कि हम न सिर्फ जो है जैविक खेती की बात कर रहे हैं, बल्कि हम एक अपना पारिस्थितिकीय संतुलन की भी बात कर रहे हैं, पर्यावरणीय संतुलन की भी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जब हम प्राकृतिक रूप से खेती की तरफ बढ़ते हैं तो हम अपनी पारिस्थितिकी, अपनी जो हमारी पर्यावरण की जो परिस्थितियां होती हैं उसको भी हम जो है बल देते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण 2-3 दिन हमारे सत्र रहे हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण जो बात रही है कि मार्केट पे जहां तक जो बात उभर के आई है कि जो बाजार में जो है किसानों को जो नुकसान झेलना पड़ता है, उसके लिए किस तरीके से हम रास्ते निकालें, किस तरीके से हम जो है एक प्रेशर ग्रुप की तरह जो है इन बातों को जो आगे ले जाएं। तो निश्चित रूप से जैसे आज डॉक्टर डी शर्मा जी ने जो बात उठाई कि हमें प्राइस इंश्योरेंस की तरफ हमें मतलब जो है बढ़ना चाहिए। एक प्राइस इंश्योरेंस बहुत आज की जो डेट में जो है किसानों के लिए जो है एक जीवनदायिनी हो सकता है अगर हम प्राइस इंश्योरेंस को एक प्रेशर ग्रुप की तरह इसको जो है आगे बढ़ाएं, और इसको हर गांव, हर कस्बे, हर जिले से और हर राज्य से अगर हम किसानों की तरफ से इस बात को जो है सरकार की तरफ इस बात को रखते हैं तो शायद इसमें कुछ हमें जो है सकारात्मक जो है सहायता मिल सकती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और एक जो मुझे लगता है कि जो बाजार में जो है, जब बाजार में जो है किसी खास बाजार में गिल्ट हो जाता है, मतलब गिल्ट का मतलब कि बहुत सारा माल जो है बाजार में आ जाता है और मूल्य गिर जाते हैं फसलों के,
तो ये एक इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम कंट्रोल करने की एक मैकेनिज्म तैयार करे अगर सरकार की भाई किसी खास बाजार में ज्यादा आवाक हो रही है, अराइवल ज्यादा है, तो क्या हम इसको डाइवर्ट कर सकते हैं? क्या डाइवर्ट का मतलब ये कि जिन मंडियों में, देश की जिन मंडियों में अगर संभव है कि अगर क्रॉप ज्यादा पेरिसेबल नहीं है, अगर उन क्रॉप्स को हम जो है दूसरी मंडियों में इनको जो डाइवर्ट कर दें, तो शायद हो सकता है कि ये बैलेंस मतलब बन सकता है कि अगर हम इस मैकेनिज्म को अगर हम तैयार करें तो ये इस तरह के भी एक मैकेनिज्म को पर ये इसमें जो है शासन की जो है जो हमारी सरकार है उसकी तरफ से भी इसमें पूरा सहयोग चाहिए होता है। और इस तरह की कोई नीति बन जाए, नियम बन जाए, कायदा बन जाए कि अगर आवाक जो है किसी मंडी में इतने परसेंटेज से ज्यादा हो रहा है, इतना से ज्यादा हो रहा है, तो वहां का माल जो है दूसरी मंडियों में जहाँ पे आवाक कम है वहां पे डाइवर्ट किया जा सकता है। तो इस तरह का मैकेनिज्म भी अगर हम तैयार करें तो ये जो है निश्चित रूप से इसका जो है फल हमको मिल सकता है, इसका किसानों को इसको लाभ मिल सकता है। दूसरा एक कि जो अभी जो है कि जो जैविक उत्पाद हैं उनके लिए कोई खास बाजार उपलब्ध नहीं है। सिर्फ अगर हम कोई ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से कोई अपने जैविक उत्पादों को कृषि आधारित जो जैविक उत्पाद है उनको मार्केट में अगर हम ले जा रहे हैं तो तब जाके कहीं उनको पहचान मिलती है। लेकिन जो साधारण तरीके से जो किसान जैविक खेती कर रहा है उसके लिए कोई अभी ऐसा प्रयास नहीं हुआ है सरकारी स्तर पे कि उनको खास उनके उत्पादों को पहचान मिले। तो जैसे बात हो रही थी कि भाई इसमें जो है एक मंडी जो है एक हमारी है, तो एक अगर जैविक मंडी भी अगर अलग से लगे, अगर हर क्षेत्र में हर जगहों पे अगर संभव हो, जहाँ पे संभव हो सकता है वहां पे जो है हम जैविक मंडी भी स्थापित करें। तो जैविक मंडी स्थापित करने से ये जो है किसानों को ये फायदा हो सकता है कि उनके उत्पादों को पहचान मिल सकती है कि ये वो जो दूसरी मंडी में जो माल जा रहा है उस मंडी में और इस मंडी में जो माल आ रहा है उनमें फर्क क्या है। तो ये फर्क करने के भी एक जो है हमारे अंदर जो है एक जिज्ञासा पैदा होगी कि मतलब जो आम उपभोक्ता है उसके अंदर पैदा होगी कि भाई ये अलग क्यों इसकी मंडी लग रही है। तो इससे भी जो है काफी जो है फायदा मिल सकता है किसानों को अगर उनको अलग से जैविक मंडी अगर स्थापित की जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि किसानों को अगले जो पड़ाव में जो है जो हमें जो चुनौतियां आज हमारे सामने हैं तो हमें अगले पड़ाव में इससे काफी मदद मिल सकती है। तो ये 2-3 बातें हैं जो मुझे लगा कि इसमें जो है हमें चर्चा करनी चाहिए। बाकी जो जैविक खेती के जो सिद्धांत हैं वो आज हर स्तर पे जाने चाहिए ताकि हम अपने पारिस्थितिक संतुलन को बना के रख सकें और अपना जो हमारा जो प्राकृतिक खेती करने से जो हमारा जो सबसे बड़ा फायदा होगा, हमारे जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, हमारे चाहे वो गांव का हो, चाहे क्षेत्र का हो, चाहे जिले का हो, वो पारिस्थितिक संतुलन बना रहेगा और उससे हमें कुछ अनावश्यक चुनौतियों से न जूझना पड़े, कोई गंभीर बीमारियां ना आ जाएं, कोई गंभीर असंतुलन न पैदा हो जाए, उससे जो है हम इससे बच सकते हैं। तो मैं इतनी बात ही आपको जोड़ूंगा क्योंकि समय भी आगे बढ़ चुका है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी, आपने जो बात अपनी रखी है सदन ने सुना है, महत्वपूर्ण बात है और चूंकि हर पर्सन महत्वपूर्ण बात रख ही रहा है। आदरणीय सुनील बिक्की यादव जी। जी नमस्कार सभी साथियों को। सर आज बहुत ही अच्छी चर्चा हुई इस मत में और मेन चीज ये है कि हम कुछ है कि रास्ते गलत अब भी चुनते जा रहे हैं, ऑर्गेनिक के लेवल पे भी या प्राकृतिक के लेवल पे। जब हरित क्रांति आई तो उसमें किसान को आजाद छोड़ा गया था कि भाई वो कैसे भी कुछ भी करे लेकिन प्रोडक्शन करे। अगर हम कुछ है कि अभी इतने कानून, इतने रजिस्ट्रेशन, इतनी पूछताछ के माध्यम से अगर हम जाएंगे तो किसान वो कानून वो कभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इस चीज का रजिस्ट्रेशन कराओ, उस चीज का रजिस्ट्रेशन कराओ, वो खेत में काम करेगा या अपने सीएससी सेंटरों पे अपने लाइन में खड़ा रहेगा? उसको काम करने का टाइम कब मिलेगा? हमें इस बाजार को भी ओपन रखना पड़ेगा। किसान को जितना ज्यादा से ज्यादा हम खेत में काम करने का टाइम देंगे ना, तभी वो प्रोडक्शन भी बढ़ा पाएगा। जब उसको खेत में काम करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, वो अगर अपने सीएससी सेंटरों पे या रजिस्ट्रेशन करने में लाइनों में खड़ा रहेगा तो वो काम कब करेगा और वो अपनी खेती बाड़ी कब करेगा, ध्यान ही नहीं जाएगा। तो इसमें कुछ एक चीजें अभी हो रही थी कि भाई ये चीजें रिजेक्टेड है, ये नहीं है। ठीक है, वो कानून बढ़िया है, रिजेक्टेड होने चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
लेकिन उसमें ये प्रोसेस जो है ये है कि भाई ये पूछ के डालो, वो पूछ के, वो पूछेगा 2 महीने में जवाब आएगा, तब तक तो उसकी क्रॉप खत्म हो ले किसान की। तो इन सिस्टमों को थोड़ा सा हमने सुधार के चलना पड़ेगा। दूसरी चीज हमेशा बात होती है अपाई, जब कोई इंसान पैर से लंगड़ा लूला हो जाता है तो उसको लाठी देने की कोशिश की जाती है। ये क्यों नहीं सोचा जाता कि उसको हम पैर दें, वो अपने दम पे चले। लाठी का सहारा लेके इंसान नकारा हो जाता है कि भाई तेरे को आज लाठी मिल गई, कल कोई दूसरा तेरे को दूसरी लाठी दे देगा, वो नकारा हो जाता है, वो काम करने के सोचता ही नहीं, मेहनत करने की सोचनी पड़ेगी। किसान को ये फ्री के बांटने बंद करने पड़ेंगे हमें। जब तक ये सब्सिडियां फ्री की लाठी मिलती रहेंगी ना, किसान नकारा होता जाएगा, कभी कामयाब होने की सोचेगा नहीं। इन चीजों के हमने अपने देहात में एक्सपीरियंस करके देखे हैं। गरीब बीपीएल लोगों को सरकार ने प्लॉट दे दिए 100-100 गज के, उनको फ्री को खाना दे दिया। आज हालात ये आ गई देहात में, जो गरीब लेवल का तबका था वो मजदूरी करके अपना पेट पालन कर रहा था, लेकिन फ्री का उनको राशन मिल गया, फ्री का सब कुछ खाने को मिल गया, फ्री का प्लॉट मिल गए। आज हालात ये हैं, वो मजदूरी करने या काम करने नहीं जाता, फ्री की दारू पीते, जो पैसे मिलते हैं राशन वगैरह से जो सहायता मिलती है उसकी दारू पीता है, ऐशो आराम से जिंदगी करता है, काम करता ही नहीं है। किसान को मजदूर नहीं मिल रहे। ये तो शुक्र भगवान का कि ये बाहर से बिहार वगैरह से लेबर आ जाते, किसान का काम चल रहा है। नहीं तो अगर लोकल का बाहर का आदमी ना, लोकल ही ना मिले तो किसान की हालत ऐसी हो जाए, उसकी क्रॉप काटने के लिए खड़ी खत्म हो जाए फसल में। तो इन चीजों की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। इंसान को नकारा मत बनाओ फ्री का बांट के, ये बहुत गलत दिशा में हम जा रहे हैं। दूसरी मैं एक चीज और बताऊं आपको कि ऑर्गेनिक में भी अभी मार्केट वगैरह ऑर्गेनिक को हम कभी भी नहीं बढ़ा सकते। जब तक मार्केट बहुत अहमियत रखती है, किसान सबको हम ऑर्गेनिक करा देंगे, लेकिन उसका प्रोडक्ट लेने वाले कहाँ हैं? लेने वाले तो बहुत कम है अभी, क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं है अगर हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो ऑर्गेनिक है या नहीं है। और इसका एक उदाहरण मैं आपको दूं, अभी हम तो मैं फोकस कर रहे हैं पीजीएस सर्टिफिकेशन पे। इसका एक अभी पीछे से मेरा एक कोई जागरूक कस्टमर था, मैंने उसको समझाया कि भाई आप पीजीएस से ले रहे हो, उसकी कभी आपने लैब टेस्टिंग कराई, उसने लैब टेस्टिंग कराई और उसने कोर्ट में उस चीज को डाला। तो कंपनियां जिस सर्टिफाइड का हम जिक्र कर रहे हैं उसके कोई अधिकार, कोई कानून ही नहीं है। कोर्ट में जब वो बंदा गया तो उसके साथ क्या हुआ कि वो कंपनी जिस दुकान से उसने प्रोडक्ट खरीदा था अपने सर्टिफिकेशन का, भाई मेरा ये गेहूं लिया मैंने सर्टिफाइड है, तो दुकानदार ये कह के कोर्ट में पीछा छुटा गया कि मैंने तो किसान से सेटिस्फाइड से लिया था, मुझे क्या पता उसने मेरे को केमिकल का दिया, सर्टिफाइड का दिया। जब बात दोबारा किसान पे आई, भैया बोला नहीं, वो कंपनी पे आई पीजीएस सर्टिफिकेशन पे कि भाई आपने सर्टिफिकेशन कैसे दे दिया इसने लोगों को जो केमिकल खेती कर रहा है। तो बोला हमने तो 1 एकड़ का पीजीएस सर्टिफिकेशन दिया था, हमें क्या पता वो दूसरी केमिकल दूसरे खेत में केमिकल की खेती करके वो बेच रहा है उस प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिखा के। तो इन चीजों में सुधार की जरूरत है बहुत ज्यादा। जब तक ऑर्गेनिक का विश्वास कस्टमर को नहीं मिलेगा, चाहे मार्केट खोल लो चाहे कुछ हो लो, कहीं सेल नहीं हो सकता। विश्वास कायम तभी होगा जब होनेस्टली काम होगा। इन चीजों पे हमें फोकस बहुत जरूरी है देना सर जी। धन्यवाद आदरणीय विक्की यादव जी, आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है, आपको साधुवाद। इसी प्रकार का आप जो है इसमें पार्टिसिपेट करते रहिएगा। आदरणीय राजेश्वरी कुशवाहा जी, अगर मेरी आवाज पहुंच रही तो आप भी अपनी बात रख सकते हैं। रामकृष्ण रघुवंशी जी, नमस्कार जी, मैं डीडी शर्मा। एक बार भी सुनील जी के कुछ जो प्रश्न थे, मैं थोड़ा सा, इन्होंने ये कहा कि किसानों को सब्सिडी बंद होनी चाहिए, मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। ये किसान जो है आज बहुत जरूरी के लिए इनपुट कॉस्ट बहुत हो रही है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर उसने खाद डालनी है तो 1800 रुपए में एक 50 किलो का बैग आ रहा है। जब वो खाद इतना महंगा खरीदेगा और ऊपर उसमें जीएसटी है, मैं तो ये सरकार से ये भी कहता हूँ कि खादों के ऊपर तो कम से कम बख्शो, अगर जीएसटी मत लगाओ उस पे। तो ये इनपुट कॉस्ट की वजह से ही सब्सिडी बहुत जरूरी है। सब्सिडी जब तक रहेगी, किसान अगर उसको सही सब्सिडी मिल रही है, तो सुनील जी को मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि सब्सिडी होना बहुत जरूरी है।
यही मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि किसान जो है आजकल इनपुट कॉस्ट बहुत हो रही है। अब इनपुट कॉस्ट ज्यादा होगी तो उसका जो है मार्केट में उतना प्राइस नहीं मिल पा रहा है, तो वो किसान जो है एकदम दिवालियापन उसमें आ जाता है। मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर जी, मैं आपकी बात का भी जवाब दे दूं। अगर हम सब्सिडी यूं ही लेती रहे तो मतलब एक किसान को सब्सिडी का फायदा मिलता है और कितनी पब्लिक को उसको टैक्स के पे भुगतान करके उसको महंगाई का भुगतना पड़ता है। मतलब हम अगर किसान को समृद्धि करना चाहते हैं तो हम उसको क्रॉप का ऐसा रेट दें कि उसको सब्सिडी की जरूरत ना पड़े। 150 सर जी मेरी बात सुन लो पहले आप। सुनील जी मेरी बात सुनिए। अब बहस का हाँ विषय जी। नहीं है, बहस का विषय नहीं। विषय ये है कि इस किसानों को उसको ज्यादा से ज्यादा उत्पाद करने में जो इनपुट कॉस्ट आ रही है उसको कम करने के लिए ये बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसा हो जाएगा आने वाले समय, जब तक हम खेती, वो बोलते हैं ना जीरो बस्टिंग जब तक शुरू नहीं हुई, क्या हो सकती है कि नहीं हो सकती है। 150 करोड़ मतलब जो 1.5 अरब जनता है उसको भोजन तो दे रहा है ना किसान, उसकी क्या परवाह नहीं कर रही है। अब आप टैक्स की बात कर रहे हैं, जो करोड़ों रुपया दिन का कमा रहे हैं जनाब, उसको कुछ अगर टैक्स देना पड़ रहा है, किसानों के लिए कुछ अनुदान देना पड़ रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा बहस का विषय तो है नहीं है ये। थैंक यू। सर जी अभी मैं बता दूं, मतलब हमें सब्सिडी की जरूरत ही ना पड़े, हम ऐसा क्यों नहीं सोचते। जब तक ये पॉलिसी नहीं बनी, जब तक किसान उतने नहीं, पॉलिसी हमें अपने हक मांगने होंगे। पॉलिसी तभी बनेगी जब ये सरकार तक सुझाव जाएंगे कि उसको सब्सिडी ना दे के उसको अपने पैरों पे खड़ा कर दिया जाए, उसकी सब्सिडी की जरूरत ही ना पड़े। इन चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। जड़ पे जब पौधे की जड़ ही मजबूत नहीं होगी तो पौधा कैसे खड़ा होगा। इसमें एक सरकार का कुछ प्लान भी कर रही थी कि हम सब्सिडी डायरेक्ट खाते में ट्रांसफर करें, तो मुझे लगता है वो सबसे बढ़िया है। उसमें सरकार फिक्स करे कि भाई हमें सर 20 जी एकड़ अभी तक। इस सब्सिडी पे मैं आपको क्लियर कर सुनिए दूं। सही। हाँ जी। सपोज 20 एकड़ फिक्स खातों पे कर। खातों पे कम से कम जीएसटी तो हटाओ, कम तो करें। 18% आ रहा है जीएसटी उस पे भी। कहाँ किसान, कहाँ सरकार इस तरह के काम कर रही है। नहीं, सबसे सर जी बढ़िया ये है सब्सिडी की सब्सिडी को। क्लियरिटी मैं बता दूं आपको। सर जी सब्सिडी की क्लियरिटी बता दूं, किसान को नहीं पता कि मुझे सब्सिडी मिल रही है, मैं घर से दे रहा हूं। मैं अभी आप क्लियर उदाहरण के तौर पे बता देता हूं सब्सिडी का। मैंने सब्सिडी के लिए अप्लाई किया, गवर्नमेंट की सब्सिडी कृषि यंत्रों पे जो आती है उसके लिए अप्लाई किया। और वो अप्लाई के लिए जब हम उसके लिए हमारी इंक्वायरी आई, भाई आप अपने ट्रैक्टर वगैरह के आरसी रजिस्ट्रेशन वगैरह दिखाओ कि उसके कानून के तहत वो अप्रूव्ड है या नहीं है। हमने वो डॉक्यूमेंट्स दिए, देने के बाद जब हमें उनसे बोला ठीक है आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और आप ले लो, तो उन्होंने हमें कंपनियां दे दी, भाई आप इन कंपनियों के ये प्रोडक्ट आप ले सकते हो और उनसे आप बिल लाके और हमें दे दो। जब हमने उन कंपनियों से बात की तो बाजार में वही प्रोडक्ट उसी कंपनी का आप कैश में ले लो। उन्होंने हमें बता दिया हम रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के और लुधियाना से वो ऑथोराइज कर रखे, उन्होंने नेशनल कंपनी। अब हमारा किसान का अगर वहां से हम एक यंत्र लेने जाते हैं तो नॉर्मली 20,000 रुपये किराया लग गया उसका। और हमने अप्लाई किया ट्रैक्टर की जो स्प्रे मशीन होती है वो उसी कंपनी से हमने बात की कि भाई आप कैश में हमें ये कितने में दे दोगे, तो वो स्प्रेयर मशीन कैश में उसी कंपनी की वही वैरायटी 25,000 रुपये में मिल रही। और सब्सिडी में हमें वो बोला आप सब्सिडी में लोगे तो 45,000 रुपये में मिल रही। उस पर 10,000 रुपये सब्सिडी, जब हमें 25,000 में वो मिल रही है। 10,000 रुपये आप सब्सिडी लगा दो, 15 कट गए, लेकिन वो 45,000 में, तो हमारा कितना पैसा फालतू गया। उस पे फिर प्लस हमने जीएसटी टैक्स उस बिल पे देना है। 4-5,000 रुपये हमारा जीएसटी का चला गया। किसान को सब्सिडी के नाम पे लुटा। अगर किसान राजी हो गया भाई मेरे को सब्सिडी दे दी सरकार ने, अरे सब्सिडी नहीं दी थी तूने तो घर से पैसा और दे दिया, प्लस उसका किराया जोड़ो आप लाने का, लुधियाना से लाने का उसका, तो वो तो सब्सिडी कहाँ, उसको तो वो तो डबल कॉस्ट में पड़ेगी। इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। या आप ये चीजें जब गहराई से किसान सोचेगा ना, जब पता करेगा कैश में ये चीज कितने में मिल रही है और सब्सिडी में कितने मिल रही है, तभी किसान अपने आप उल्टा हट जाएगा अब मुझे सब्सिडी के नाम पे लूटा जा रहा है। क्योंकि क्या होता है कि न होना ये चाहिए कि भाई जिस जिले में किसान ने अप्लाई किया उस जिले के दुकानदारों का अथॉरिटी होनी चाहिए। एक तो उसका आने जाने का ट्रांसपोर्ट का किराया बच जाए,
दूसरा जब वो जीएसटी टैक्स वाला कहीं से भी ले उसको छूट होनी चाहिए, जहाँ सस्ता मिले उससे वो ले, उसको बेनिफिट हो उसका। लेकिन ये क्या होता है, अधिकारियों को कमीशन मिल जाता है कंपनियों से, वो उनको अथोराइज कर देते हैं, वो वहां से लेंगे तो वो कमीशन दे रहे हैं तो वो निकालना हम किसानों में से है। और हमें ये नहीं पता होता कि भाई हमने जो कोई चीज सब्सिडी मिली वो हमें पहले ही डबल रेट में करके दी गई है, सब्सिडी नहीं, हमें लूट लिया गया। हेलो, हाँ जी भाई जी, ये बहुत सही बोल रहा है। किसान को इसी तरह लूटा जा रहा है सब्सिडी के नाम पे। तो अब आप बताओ, आप सब्सिडी लेना चाहोगे या सब्सिडी से पीछा छुटाना चाहोगे? नहीं साहब, सब्सिडी नहीं चाहिए हमें। हमारी वस्तु का मूल्य निर्धारण करने की छूट यही मिलनी मैं कह रहा चाहिए। हूँ कि जो किसान अपने कुछ भी पैदा कर रहा है उसको उसका रेट इतना दे दो कि उसके लाठी की जरूरत ना पड़े, सब्सिडी की जरूरत ना पड़े, वो कहीं से भी अपना जब चाहे जो यंत्र ले खरीद ले, उसको सामर्थ्य कर दो इतना। किसान को आत्मनिर्भर बनाना होगा, इसी तरह धीरे हाँ धीरे जी, सब हाँ जी, हाँ जी। धीरे धीरे वो खत्म कर। आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब उसको उसकी CO2 जो कॉस्ट उसने लगाई, जो खर्चा लगाया, जो लेबर लगी, सब चीजों को जोड़ के तब प्राइस मिलेगा ना। उसमें प्राइस भी ये रखना पड़ेगा भाई इतना परसेंटेज उसको प्रॉफिट मिले, उस जो कॉस्ट लागत सब कुछ जोड़ के उसकी भाई इतना खर्चा किया, इतना खाद बीज लगी, इतनी लेबर लगी, इतना सब चीजों को जोड़ के और उस पे फिर एक कॉस्ट बना के उस पे ये दिया जाए भाई इतना परसेंट किसान को प्रॉफिट मिले, तब जाके किसान समृद्ध होगा। जब तक दूसरों पे किसान रेट पे डिपेंड रहेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तब तक चाहे वो कितनी स्कीम कितनी सब्सिडियां कुछ दे लो, किसान उभर नहीं सकता। उभरेगा तब जब जब उसकी प्रोडक्शन का रेट सही मिलेगा, उसका खर्चा तभी निकाल के उसको प्रॉफिट मिलेगा। जब तक किसी चीज में प्रॉफिट नहीं होगा उसको आप कितना ही सहायता दिए जाओ, प्रॉफिट नहीं होगा, वो जीरो चलता रहेगा। ओम जी, देगा कौन? सरकार तो निर्धारण कर रही MSP, देगा कौन मूल आपको? दबाव तो वहां बनना चाहिए। जिस MSP की हम बात करें वो MSP हमें अब भी नहीं मिल रहा। क्या मिल रहा है हम किसानों को MSP? सरकार MSP पे 24 करोड़ के MSP रखती है और खरीदती कितनी है, 3 या 4 करोड़। मिल रहा है MSP? नहीं, किसान खरीदती नहीं है, ये झुंझुना पकड़ा देती है। तो वही मैं कह रहा हूँ, जब MSP रखा जा रहा है और उसको खरीदा ही नहीं जा रहा तो MSP रखने का और बेवकूफ बनाने का क्या मतलब है? ये प्लानिंग भी लगता है हमें, ये गवर्नमेंट के अभी सब बंद कमरों में बैठ के कर लेते हैं साहब जी। किसान की हकीकत पे अभी ऐसा ही होता है। अभी बिजली मंत्री ने क्या किया मैं आपको क्लियर बता दूं, मतलब सरकार के खिलाफ बोलना लोगों की हर हिम्मत नहीं होती। हमारे हरियाणा में बिजली के कनेक्शनों के लिए लोगों ने 5-5 7 साल से अप्लाई किया हुआ था, उनको कनेक्शन नहीं मिल रहे थे। सरकार पॉलिसी लेके आई कि भाई इनको कनेक्शन जल्दी से दो। वो पॉलिसी ऐसी लेके आई कि जिन लोगों ने अपने बोर करा रखे थे वो चोरी छिपे बिजली को यूज करके अपनी खेती कर रहे थे 7 साल से, उनकी पानी की समस्या। अब ट्यूबवेल करा के तो अगर किसान को पानी नहीं मिलेगा तो क्रॉप कहाँ से करेगा? उनने अपने ट्यूबवेल लगा लिए पहले ही, और चोरी छिपे वो जैसे वो रात बिरात करके चोरी करके वो ट्यूबवेल अपना फसल करके अपना गुजारा कर रहे थे। सरकार पॉलिसी लाई, कंपनी ने किसी मोटर कंपनी ने सरकार को मोटा पैसा दे दिया कि आप इस कानून को लाओ कि भाई ये 5 स्टार मोटर ही यूज करें। वो इनने कानून लागू कर दिया। अब किसानों के पास जो पहले मोटर जो खेत में अपने ट्यूबवेल में डाल ली, वो 40-50 हजार रुपए की वो मोटर बेकार हो गई। 50 हजार रुपए दूसरी मोटर के सरकार ने डलवा लिए, और 3 साल से ना वो मोटर मिली ना वो कनेक्शन मिला। 3 साल जिस किसान का 50 हजार रुपए पैसा लॉस हो गया वो कहाँ जाएगा? और लास्ट में वो कंपनी क्या थी कि वो कंपनी पूर्ति नहीं कर पाई, वो कानून 4 साल बाद में वो हटाना पड़ा, और वो पैसा आज लग किसान का जो मोटर का पैसा जमा वो रिटर्न नहीं हुआ। किसान कितना लॉस में चला गया। एक मंत्री ने तो अपना पेट भर लिया लेकिन कितने किसानों को मार दिया। इन चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा जी। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे ना, अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। जी धन्यवाद। आज के सदन में विशेष चर्चा हुई, और अब मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी को चाहूँगा कि सभी को आभार ज्ञापित करके
आज की गुरु पूर्णिमा महान पर्व की इस योगाहार कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं। सभी गुरु भाई बहनों को सादर प्रणाम। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी। जी ओम 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 सर। आज हमारी योग कक्षा भी बहुत अच्छी रही और आज की चर्चा भी जो है बहुत अच्छी रही। मैं सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को सादर नमन करता हूं। आज हमारी कक्षा में उपस्थित आदरणीय मुन्नीलाल जी, अजित कुमार सिन्हा जी, भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, पुण्यकाम समर्थ जी, रघुवीर रावत जी, राजश्री कुशवाहा जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी, शरद वर्मा जी, शशिकांत जैन जी, सुनील यादव जी, उमा शंकर जी और योगाहार ARC जी, सभी को नमन। ओम। आज गुरु पूर्णिमा के पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई। ओम। ओम। सभी को सादर प्रणाम। सबकी सहभागिता और विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा, सबको सादर प्रणाम। ओम। कल सुबह मिलते हैं नए युग शिक्षक और चीफ गेस्ट के साथ। सादर प्रणाम। ओम। ओम। लेफ्ट 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 लेफ्ट।